हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राजकीय प्रतीक एवं झारखंड की जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उसको मैं आपको करवाया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड हिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है और हिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक परिचय वीडियो हम लोग अगर देख लेते हैं तो फिर आगे हिस्ट्री पढ़ने में हम लोगों को आसानी मिलेगी। झारखंड के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है प्राचीन भारत, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोगों को पढ़ना कैसे है, झारखंड का हिस्ट्री हम लोग कैसे पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में कुछ खंड हैं, जैसे कि गुप्त शासक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि झारखंड में प्राचीन काल में कौन कौन से शासक आए और उन्होंने कैसे कैसे शासन किया, और उनसे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। गुप्त शासक, गौड़ शासक एक आते हैं शशांक, जो कि बहुत प्रभावशाली होते हैं। उसके बाद हम लोग मध्यकाल आते हैं। मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश को, नाग वंश को, उसके बाद रामगढ़ का वंश, खड़गडिहा का वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश। यानी कि जब हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश को देखेंगे तो उस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। मध्यकालीन के बाद हम लोग आते हैं आधुनिक भारत में। ब्रिटिशर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और किस प्रकार से यहाँ ईसाइयों का प्रवेश हुआ, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन हुआ, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सभी तीनों पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों का इसका परिचय पढ़ना होगा। परिचय में क्या है कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ और अलग अलग कालखंड में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, अच्छे से अगर वीडियो को देखते हैं, तो अंत में मैं 15 प्रश्न उत्तर भी करवाने वाला हूं और सभी प्रश्न आप खुद से उत्तर दोगे अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि झारखंड नाम क्यों पड़ा, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। ये देखिए झारखंड का मैप है, यहाँ सभी प्रश्न आता है कि झारखंड का मैप जो है वो झारखंड किस प्रकार से है, तो चौकुराकार है, चतुर्भुजाकार है। यहाँ से चलिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न काल में झारखंड को अलग अलग नाम दिए गए थे, कौन सा कालखंड में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। और झारखंड जो शब्द है ना, इस पर गौर कीजिएगा। झारखंड जो शब्द है, इस शब्द का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और कौन सा राजा का था, नरसिंह देव द्वितीय। आप लोग राजा का भी नाम याद रखिएगा, नरसिंह देव द्वितीय। उसी के 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का सबसे पहला पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड प्रदेश का, देखिए यहाँ पर प्रदेश और नाम में अंतर है। झारखंड प्रदेश का अगर पूछा जाए कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग है ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहला उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उल्लेख मिलता है वो किसी और नाम से मिलता है, और वो नाम है क्या, पुंड्र, ठीक है। पुंड्र, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि झारखंड नाम से कहाँ मिलता है, तो सबसे पहला 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो ये सारा PDF भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो पेमेंट है मात्र 149 रुपये है। देखिए नोट में मैंने लिखा है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और दूसरा है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वो 13वीं शताब्दी में मिलता है। यानी कि झारखंड तो मिल गया ऐत्रेय ब्राह्मण में, लेकिन मिला कौन सा नाम से, पुंड्र या फिर पुंड। और झारखंड जब मिला झारखंड के नाम से तो वो क्या था, 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र था। राजा का नाम याद रखिएगा, नरसिंह देव द्वितीय। अब देखिए झारखंड जो है, झारखंड नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद कन्फ्यूजिंग पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। झारखंड नाम कहाँ कहाँ रहता है, तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे, जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है उसमें, अकबरनामा में, और नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में। अब देखिए नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र अभी मैंने आपको बताया 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र था, यहाँ तो सबसे पहला यही है। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे, जायसी द्वारा पद्मावत और अकबरनामा में। यहाँ पर जो नाम यूज किया गया है वो डायरेक्ट झारखंड यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो नाम है डायरेक्ट झारखंड है। सबसे पहला नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र यानी कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, उसके बाद ये सब में झारखंड का नाम उल्लेख हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में
छोटा नागपुर कहा जाता था। किसको? झारखंड को। देखिए इसको अगर और डीप में पढ़िएगा तो इसको चूटिया नागपुर कहा जाता था, ठीक है, चूटिया नागपुर कहा जाता था। लेकिन उन लोग का इंग्लिश का एसेंट ऐसा था कि उन लोग चूटिया नागपुर बोलता था ना, तो छोटा नागपुर के नाम से ये फेमस हो गया, ठीक है। सभी लोग सोचते थे कि छोटा नागपुर बोल रहा है, तो ये कालांतर में बदलते बदलते छोटा नागपुर हो गया, लेकिन उन लोग कहते थे क्या? चूटिया नागपुर। अब प्रश्न जो यहाँ से आएगा वो ये आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पर आप टिक करिएगा छोटा नागपुर। अब देखिए अंत में प्रश्न भी जब करवाऊंगा तो आपको सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब कुछ अन्य नाम हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में पुंड्र या फिर पुंड, मैंने अभी आपको बताया, इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सर्वप्रथम उल्लेख है, ठीक है। सबसे पहला जो उल्लेख झारखंड का मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और किस नाम से मिलता है? पुंड्र या फिर पुंड। लेकिन झारखंड नाम से जो है, झारखंड नाम से, देखिए झारखंड जगह का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल गया, लेकिन झारखंड शब्द का जो नाम होता है, झारखंड शब्द से, झारखंड नाम से जो पहचान मिलता है वो आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन सा नाम से झारखंड को जाना जाता है? पुंड्र या फिर पुंड। उसके बाद दूसरा क्या है? ऋग्वेद में क्या जाना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश भी है और किक्कटो नाम देशो अनार्थ करके भी है, ठीक है। किक्कटो नाम देशो अनार्थ और किक्कट प्रदेश भी बोला जाता है। अथर्ववेद में है व्रात्य। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, एक बार में किसी को याद नहीं होता है। अथर्ववेद में क्या है? व्रात्य प्रदेश। और उसके बाद देखिए मैंने अलग अलग कलर भी किया हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आएगा? मुरंड, मुरुंड और मुंड तीनों एक जैसा है। देखिए मुरंड, मुरुंड और मुंड तीनों एक जैसा है, तो इसको एक कलर कर दिया हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए वायु पुराण में क्या बोला जाता है? मुरंड बोला गया है, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड बोला गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मुरुंड बोला गया है। तो ये आपको याद रखना होगा, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मुरुंड बोला गया है। दोनों में क्या अंतर है? रू और र का अंतर है। अथर्ववेद में है व्रात्य प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश बोला गया। देखिए किक्कट प्रदेश और किक्कट प्रदेश दोनों एक जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन भागवत पुराण में क्या है? किक्कट प्रदेश है और ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड बोला जाता है। अब कर्कखंड का क्या मतलब होता है? कर्कखंड बोला जाता है इसलिए क्योंकि जनजातियों की यहाँ पर बहुलता होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जनजातियाँ पाए जाते हैं, उसी कारण जनजातियों की अधिकता के कारण इसको कर्कखंड कहा गया है। पशुभूमि भी कहा गया है और अर्कखंड भी कहा गया है। कर्ण सुवर्ण भी कहीं कहा जाता है, जैसे झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आईने अकबरी में जो है कोकरा के नाम से जाना गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता है। टॉलमी के द्वारा मुंडल, फायान के द्वारा कुक्कुट लाड़ और हेनसांग के द्वारा कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। मुगलों के द्वारा, देखिए आपको याद रखना है, ये प्रश्न बार बार आता है कि मुगलों के द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा या फिर कुकरा या फिर कोकरा, तीनों सही है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें खोखरा के नाम से जाना जाता है और जनजातियों की बहुलता के कारण इसको कर्कखंड भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है कि प्राचीन काल में जो है संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड एवं बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया जाने लगा। प्राचीन काल में जो संथाल परगना क्षेत्र था उसको नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित करने लगा, ठीक है। प्राचीन काल की बात है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों का भी उल्लेख है, खास करके असुर जनजाति का, और असुर जनजाति के वीरता का भी वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिशुनों का देव कहा जाता है। अब ऋग्वेद और असुर का क्या कनेक्शन है? जब आर्य यहाँ पर आए तो उसी समय झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति थी असुर जनजाति, और वो भी इसी समय आई, इसीलिए यहाँ पर आपको कनेक्शन मिल रहा होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक और फिर शिशुनों का देव कहा जाता है। साथ ही ऋग्वेद में इनकी वीरता और कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। सेकंड पॉइंट है कि महाभारत काल में भी झारखंड का उल्लेख है और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको क्या पुंडरीक बोला गया है, पशुभूमि बोला गया है, कर्कखंड, अर्कखंड के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में एक राजा हुआ करते थे, जरासंध राजा। आप लोग देखे होंगे महाभारत, अगर टीवी में देखते होंगे तो जरासंध के बारे में आपने नाम सुना होगा। वो एक बृहदवंशी राजा थे और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में झारखंड आता था। अब हम लोग पढ़ेंगे दामिनी कोह के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1824 में कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में इसका स्थापना हुआ। और एक क्षेत्र होता है उसी को बोला जाता है दामिनी कोह। कौन सा क्षेत्र है और डिटेल में जानिए। अभी वर्तमान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिलों का जो क्षेत्र है उसको दामिनी कोह बोला जाता था। और उस समय जो है राजमहल क्षेत्र को बोला जाता था, ठीक है। राजमहल का एक क्षेत्र होता था। अब राजमहल क्षेत्र के लिए हेनसांग के द्वारा एक नाम दिया गया था। कौन सा नाम था? की चिंग काइला, ठीक है, की चिंग काइला।
कौन सा नाम दिया गया था, किसके द्वारा, हेन सांग के द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला का नाम दिया गया था। और साथ ही जो इसके पहाड़ी क्षेत्र थे राजमहल के, उसके लिए दामिनी कोह बोला जाता था। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए याद रखिएगा दामिनी कोह, और राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला। कैप्टन टनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन सा जिला है, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, और उस समय उसको क्या बोला था राजमहल पहाड़ियों के वना आच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों को दिया गया नाम था। दामिनी कोह क्या था, राजमहल पहाड़ियों के वना आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र को दिया गया नाम था, जिससे अंग्रेजों के द्वारा संथाल जनजाति को खेती और बसने के लिए दिया गया था। आप लोग यहाँ तक समझ गए। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग आराम से उत्तर दे दोगे। अगस्त 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया और लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांत यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी प्राप्त करने का अर्थ है कि राजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार। ठीक है, कितने में, 26 लाख रुपए में। और दीवानी कब मिली, 1765 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह से, शाह आलम से। याद रखना है किसको मिल गया, लॉर्ड क्लाइव को मिल गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। इसका फलस्वरूप हुआ क्या कि भारत जो है कंपनी के शासन का अधीन हो गया। ठीक है, कंपनी का शासन करने का मतलब कि अंग्रेजों का गुलाम होने लगा। अब देखिए इसके अलावा एक और पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। अब देखिए 1833 ईस्वी में एक एजेंसी की स्थापना होती है और उस एजेंसी का नाम होता है दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एजेंसी की स्थापना की जाती है 1833 ईस्वी में कोल विद्रोह के बाद, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। और इसका जो मुख्यालय होता है, इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर, देखिए दोनों एक ही है। ठीक है, विल्किंसनगंज या किशुनपुर, और किशुनपुर का ही नाम जो है बाद में चल के और रांची पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद मैं इससे कुछ प्रश्न उत्तर आपको करवाने वाला हूँ। अभी तक आपने जो पढ़ा उससे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पाएं। अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है, विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आईने अकबरी में, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और किस नाम से मिलता है, पुंड्र या फिर पुंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, मुरंड, मुंड, कलिंद देश या फिर किक्कट प्रदेश। तो भागवत पुराण में किस नाम से जाना गया है, किक्कट प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 किक्कट प्रदेश। अगर 2-3 बार आप लोग याद करते हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मुरंड में किस में बोला गया है, मुरंड जो बोला गया है वायु पुराण में बोला गया है। ठीक है, मुरंड वायु पुराण में बोला गया है, और मुंड किस में बोला गया है, विष्णु पुराण में बोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो किक्कटा नाम देशो अनार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वेद में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है। असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया है, किस वेद में, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि भक्ति काल में किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। भक्ति काल का कौन सा ऐसा कवि था जिन्होंने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है, कबीरदास, मीराबाई, रहीमदास या फिर सूरदास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कबीरदास के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर, संथाल परगना, मुरंड या फिर जंगल महल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कैसे नाम पड़ा, पहले चूटिया नागपुर बोला जाता था, और चूटिया नागपुर ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर छोटा नागपुर बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैंने जो पढ़ाया उसके अंडर में ही आपको सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप लोग कितना सही करोगे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। झारखंड को जो है कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण, या फिर जंगली जानवर के अधिकता के कारण। अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है, जनजातियों की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। अशोक, समुद्रगुप्त, नरसिंह देव द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस राजा के ताम्रपत्र में किया गया है, नरसिंह देव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। मैक्लुस्कीगंज, मेदिनीपुर, किशुनपुर या फिर बीरभूम। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था किशुनपुर या फिर विल्किंसनगंज। ठीक है, किशुनपुर या फिर विल्किंसनगंज, दोनों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत काल में झारखंड
किस बृहदत्त राजा के अधिकार क्षेत्र में था। यानी कि कौन सा बृहदत्त वंशी राजा जो था जिसके अधिकार क्षेत्र में महाभारत काल में झारखंड आता था, तो उसका नाम था जरासंध। मैंने आपको बताया था जरासंध, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। फाहियान के द्वारा, फाहियान कौन होता है, एक चीनी यात्री होता है जिसके द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। कुकुटलाड, मुंडल, किक्कट प्रदेश या फिर छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फाहियान के द्वारा कुकुटलाड बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कुकुटलाड। खोखरा किसमें बोला गया है, तुजुके जहांगीरी में। और मुगल काल में टॉलमी के द्वारा क्या बोला गया है, मुंडल बोला गया है। आईने अकबरी में कोकरा बोला गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको छोटा नागपुर कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। इतिहासकार जो बुकानन थे उन्होंने किस स्थान से लेकर के बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। गया, सासाराम, बनारस या फिर इलाहाबाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। आपको मैंने बताया था महाभारत काल में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड, अर्कखंड यही सब नामों से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पशुभूमि। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसका वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। खोखरा, मुरंड, किलोना सुकालाना या फिर होसे मातोना। ठीक है, तो ये नाम आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक साथ इसको पढ़ सकते हैं। एक साथ हो जाएगा किलोना और उसके बाद एक साथ हो जाएगा सुकालाना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाम है क्योंकि चीनी नाम है ना ये सब। वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यही नाम है। ठीक है, किलोना सुकालाना, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 15 में से कितना प्रश्न आपको सही हुआ। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, खुखरा, कुकरा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खुखरा और कुकरा दोनों कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे झारखंड के प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या प्रश्न बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को जाकर चेक कर सकते हैं।